बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर संग्राम लगातार देखने को मिल रहा है। इसी बीच वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाए हैं, जिसमें आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग के समक्ष दर्ज कराए। आपत्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरह की राय व्यक्त की और पूछा कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को वैध क्यों नहीं माना गया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है कि लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि चुनाव आयोग जो फॉर्म दे रहा है उसमें पहले से ही आधार कार्ड, आधार नंबर मांगा गया है, जन्म तिथि मांगी गई है। इसीलिए ये कोई नई बात है ही नहीं, ये तो पहले से ही चुनाव आयोग सबसे मांग कर रहा था। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, ये विपक्ष के लिए झटका इसलिए है क्योंकि मतदाता सूची में संशोधन को लेकर उनके द्वारा दिए गए तर्कों को निरस्त न करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अब आपको राजद नेता मृत्युंजय तिवारी और जेडीयू नेता केसी तिवारी और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान सुनवाते हैं। देखिए, जो चुनाव आयोग के सामने आपत्ति दर्ज की थी तेजस्वी यादव जी ने, इंडिया गठबंधन ने, उस पर एक तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी चुनाव आयोग से यही सवाल किए हैं कि आखिर आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर का जो पहचान पत्र था उसको मान्य क्यों नहीं किया गया है। तो 28 तारीख को इसका फिर सुनवाई होना है, मजबूती के साथ और तथ्यों के साथ उस दिन अपना पक्ष रखेगी इंडिया गठबंधन के अधिवक्ता। लेकिन ये तो जो सवाल खड़े हो रहे थे चुनाव आयोग की मंशा पर, ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी बहस के दौरान इस बात पर चर्चा हुई और सवाल खड़े हुए। इतना कम समय में आप कैसे इतने मतदाताओं का पुनरीक्षण कर सकते हैं, पहले ही क्यों नहीं शुरू किया। तो बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। बिहार में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण पर भी सियासत लगातार हो रही है। चलिए अब आपको बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान सुनवाते हैं और जेडीयू नेता केसी त्यागी दोनों का बयान सुनवाते हैं। दोनों ने क्या कुछ कहा है। और पहले से बेचारे ये जो संविधान की किताब दिखाने वाले लोग हैं ना, इनको बेचारे को पता ही नहीं है। निर्वाचन आयोग ने जो फॉर्म दिया है उसमें पहले से आधार कार्ड मांगा जा रहा है, आधार नंबर मांगा जा रहा है, जन्म तिथि मांगा जा रहा है, मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, पिताजी, माताजी और पत्नी जी का सबका ईपिक नंबर मांगा जा रहा है। इसलिए कोई नई बात है ही नहीं, ये तो पहले से निर्वाचन आयोग सबसे मांग कर रहा है। विपक्ष के लिए झटका इसलिए है कि उनके द्वारा दिए गए आर्गुमेंट जो थे मतदाता सूची में संशोधन के, उसको निरस्त न करने का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। चलिए इसी खबर पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ सैयद हसनालुक हक राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हसनालुक साहब, आपका न्यूज़ इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बिहार की सियासत को लेकर, और बिहार की सियासत में इस वक्त अगर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वोटर लिस्ट को लेकर के। मैं एक चीज आपसे समझना चाहता हूं, क्या बिहार में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको मानने में विपक्ष को परेशानी क्या हो रही है?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हम तमाम लोगों के लिए जो विपक्ष हो या पक्ष हो, सबके लिए सर्वोच्चपरी है, सबसे लिए। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आखिर ऐसा क्या है जो बिहार के अंदर वोटर लिस्ट पे, अब सीधी मेरी प्रक्रिया रहेगी कि वोटर लिस्ट आप 1 महीने के अंदर यही चीजें आपको करनी थी, आप पहले से करते। लेकिन आज जो लोग जिनसे सर्टिफिकेट मांगा गया है 11 साल पहले, कि 11 साल में जो सर्टिफिकेट नहीं दे पाए अपना, कि उन्होंने एमए कहां से पास हुए, ग्रेजुएशन कहां से किया, वो आज हमसे 1 महीने के अंदर कह रहे हैं कि भाई आप अपने आप को प्रूफ दीजिए, प्रमाण दीजिए, कहां से है, कैसे है, क्यों है। ये बहुत ही एक, तमाम लोग जो है हमारे बिहार के लोग, बिहार के ज्यादातर लोग, मैं मधुबनी से आता हूं, जयनगर से, हमारे क्षेत्र के लोग या बिहार के तमाम लोग, उत्तर प्रदेश के भी बाहर काम करते हैं और बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। रोजगार के लोग हैं, गरीब गुरबा लोग रहते हैं, बाहर कहीं है, किसी विदेश में ये काम कर रहे दलील हैं, जो कुछ आप कर दे रहे हैं सर, जो बात आप कर रहे हैं हसनल साहब, जो आप जिक्र कर रहे हैं वो बात सुनने में ठीक है, लेकिन अगर इसको कानूनी प्रक्रिया के तौर पर देखा जाए तो कानून क्या कहता है कि वोटर लिस्ट जो है उसका पुनरीक्षण कितने सालों में होता रहना चाहिए। फर्ज कीजिए किसी इलाके की आबादी 10,000 है, उसमें जो आबादी बढ़ी वो 2,000 लोगों की बढ़ी और उसका जो मृत्यु दर है वो 4,000 है, लेकिन वोटर लिस्ट में वो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। अब बात आती है आंकड़ों की। अगर बात आंकड़ों की करें कि किस में गरीबी कितनी है, साक्षरता दर कितनी है, तो वो तो जो पहले वाला है उसी का आंकड़ा देखा जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि उस वक्त जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें और ग्राउंड पे दोनों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। कारण यही है कि जो वोटर लिस्ट है, जो आंकड़े हैं वो रिफ्रेश नहीं होते। अगर आंकड़े रिफ्रेश हो रहे हैं तो आपत्ति क्या है? आंकड़े रिफ्रेश हो रहे हैं, आंकड़े रिफ्रेश होते हैं तो उसमें एक समय दिया जाता है, एक समय होता है कि इतने दिन के अंदर, 2 महीने 3 महीने के अंदर ये चीजें करवाई। कहां था तब है जो केंद्र सरकार के लोग बैठे हुए हैं और जो इलेक्शन कमीशन के लोग, वो कितने दिन से क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे इतने दिनों से बैठ के। आप एक अपने आप को जो है वो तुगलकी फरमान, मैं अपनी बिल्कुल मैंने आपकी बात को सुनी, आप एक तुगलकी फरमान को नाफिज कर देंगे लोगों पे, आप लगा देंगे कि 1 महीने के अंदर ये सारी चीजों को दो। मैं कह रहा हूं कि हमारे बिहार के लोग बाहर रहते हैं, अलग अलग जगह पे काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, उनके लिए चलिए मैं कर दूंगा, लेकिन जो गरीब हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनके लिए क्या होगा। दूसरी बात आपने कही कि लोग जो मरने का आंकड़ा है, कुछ लोग मर जा रहे हैं, कुछ लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई और जो लोग, कुछ लोगों का नाम बढ़ेगा। तो ये तो पैदा, मैंने दोनों आंकड़ों की बात करी, मैंने मृत्यु दर की भी बात करी और जन्म दर की भी बात करी। मैं अपनी बातें को मुझे करने दीजिए, लेट मी कंप्लीट सर। जो लोग, ये काम बीएलओ का है, जो लोग जो है वार्ड के होते हैं, बीएलओ होते हैं, उनका काम है किन की मृत्यु हो गई, किन का नाम जुड़ना है, क्या करना है, ये तो काम पहले से चुनाव के जो है क्या नाम, इलेक्शन कमीशन के लोग ये काम कर रहे हैं। लेकिन आप आज देखिए बिहार के अंदर जो शिक्षक गण हैं, प्राइमरी के हो, मिडिल के हो, हाई स्कूल के हैं, परेशान हैं, रात को 12 1 बजे तक है, लोग हैं, मेरे घर पे लोग बैठे हुए हैं, पर तमाम समाज के लोग, ये फॉर्म भर दीजिए हमारा, ये फॉर्म भर दीजिए, इपिक नंबर हमारा देखिए, ये पिताजी का इपिक नंबर ये है, माताजी का इपिक नंबर ये है। कहां से लोग इतना करके देंगे आप जी। महत्वपूर्ण तो ये है ना कि आपको अगर किसी भी अगर कानून को आप नाफिज कर रहे हैं, किसी पे मुसल्लत करते हैं, तो तुगलकी फरमान मत बना के आप नाफिज कीजिए। आपको करना है तो एक ढंग से कीजिए, ठीक है, समय के साथ। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल ये आता है, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, मैं मानता हूं कि उसके लिए थोड़ा वक्त दिया जाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आप इस आंकड़े को लेकर बात कर रहे हैं तो इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर बातचीत हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगाने से मना कर दिया है। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए बिहार में? अगला स्टेप ये होना चाहिए बिहार के अंदर, चीजें जो हुई इस पे एक ढंग से, अलग ढंग से एक समय होना चाहिए, या फिर चुनाव के बाद इन चीजों को करनी चाहिए। अभी साल भर पहले लोकसभा चुनाव हुआ, उस टाइम क्यों नहीं ये लोकसभा के टाइम में सरकार को ये जहन में आई बात है, इलेक्शन कमीशन को। अभी ये चीज जो है सिर्फ और सिर्फ ये ऐसा मामला है
कि लोगों के जहन में अलग तरीके से ये लोगों के बीच में संदेश दिया जा रहा है, डायरेक्ट वे में नहीं, इनडायरेक्ट वे में, कि मैं अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ सीए एनआरसी लेके आ रहा हूं और उसको, उस काले कानून को मैं लागू कर रहा हूं। जो लोगों के बीच में नहीं, जो संदेश मैं रोकूंगा आपको। दरअसल देश में हो क्या रहा है, ये आप एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर है, मैं इसलिए चर्चा आपसे कर रहा हूं। किसी पार्टी विषय से जुड़े हुए होते तो मैं आपसे दूसरी चर्चा करता। देश में एक और संविधान चलता है जो कुछ लोग चलाते हैं, उनका अपना होता है, वो होता है सहूलियत का संविधान, जिसमें उनको सहूलियत मिल रही है, उसको वो आपके सहमत हूं और उस बात को वो मान लेते हैं कि ऐसा होना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि जो जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि आज लोकसभा में बैठे हैं और वो अगर कोई कानून बना तो भैया चुनकर तो हम सब लोगों ने उनको भेजा है ना, तो फिर उनके फैसले पर सवाल क्यों? तो जनता के प्रतिनिधि, जनता ने प्रतिनिधि अपना बनाया, किसी को क्यों बनाया? उनके सहूलियत के लिए, अपने सहूलियत के लिए ना किसी प्रतिनिधि को चुना कि हमारी बातें करेंगे। तो फिर उनको तय करने दीजिए। देखिए, जब आपने एक बार तय कर लिया, हजारों लाखों लोगों की आवाज, एक आवाज चुन ली गई। सुनिए, बिल्कुल मैं आपकी बात सहमत हूं। आप समझिए, आप जो आप कह रहे हैं वो मैं समझ रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं वो भी आपसे, ताकि हमारे दर्शकों तक सही बात पहुंचे। लाखों लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एक लोकसभा से चुनकर एक व्यक्ति चुन लिया कि हमारे लिए यह फैसला करेगा। ऐसे देश के कोने कोनों से लोग चुनकर आए, लोकतंत्र के मंदिर में बैठे, उन्होंने कोई चीज लागू कर दी, तो फिर उसे स्वीकार करने में आपत्ति क्यों? तो मैं स्वीकार करना चाहता हूं सर, मैं स्वीकार करना चाहता हूं। देश के युवा, मैं, आप भी युवा वर्ग से हैं, मैं भी युवा वर्ग से हूं, और देश के तमाम युवा वर्ग के लोग ये चाहते हैं कि संसद में हमारे माननीय मोदी जी ने कहा था, लोग 2014 से पहले, कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज 11 साल हो गए, आप 22 करोड़ युवाओं के लिए जो है, आप है संसद में कानून पास कीजिए। ये 11 साल हो गए हैं, मैं 22 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। इस पे क्यों नहीं संसद में पारित होता कानून? जी ठीक है, ठीक है, मैं एक चीज में आता हूं, नहीं, आपकी बात पे जवाब देता हूं। आप जानकार व्यक्ति हैं। 2014 से पहले इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या थी और 2025 में क्या है, बताइए सर। आप ही बता दीजिए सर। नहीं, मैं रोजगार में बात करूंगा, मैं वही मैं कह रहा हूं, मैं रोजगार में बात करूंगा। आज हम, मैं बता रहा हूं, आज हम वर्ल्ड में 4th नंबर पर हैं कि नहीं इकोनॉमी में? नहीं, वर्ल्ड में 4th नंबर पे आप कहां से हैं? आप किसी को आप उठा के कर दीजिएगा, ये तो मानने वाली बात नहीं है। अब ना माने को मत मानिए। इकोनॉमिक ग्रोथ तब हुई ना, तब हर युवा ने काम किया, देश में विकास हुआ, तभी हुआ ना। मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं आंकड़ों पे बात कर रहा हूं सर सैयद जी, मैं आंकड़ों पे बात कर रहा हूं। 2014 से पहले दाल कितने का था, पेट्रोल कितने का था? आज 2014 के बाद पेट्रोल कितने का है, डीजल कितने का है? ये भी माननी पड़ेगी आपको बात को, है 2014 के बाद है। लेकिन सर इकोनॉमी, मैं इकोनॉमी पे आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं बात मुद्दे पे करूंगा, वोटर आईडी पे करूंगा। लेकिन आपने सवाल वापस, ये बहस लंबी हो जाएगी सैयद जी, बहस लंबी हो जाएगी, बहस लंबी हो जाएगी। तो मुझे आपको इकोनॉमी की डेफिनेशन बताना सही नहीं रहेगा। मैं आपको बता दूं, इकोनॉमी इज अ रिसाइकलिंग। अगर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो हमारा पूरा शो इसी में निकल जाएगा। हम लोग फिलहाल वोटर आईडी पे आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। 22 करोड़ लोगों को रोजगार की आपने बात की, आपने बिल्कुल मिलना चाहिए, युवाओं को रोजगार देश में मिलना चाहिए, मैं सहमत हूं, मिलना चाहिए। लेकिन देश में कुछ, किशोर जी, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, आपसे एक अनुरोध मेरा पर्सनल होगा। आप बैठेंगे और लोगों को भी बैठा लिए डिबेट पे, पैनल में एक शो कीजिए कि युवाओं को रोजगार, 22 करोड़ युवाओं को रोजगार कब मिलेगा, इस पे एक शो कीजिए। सर शो क्या होना है, क्या नहीं होना, ये हमारी एडिटोरियल टीम तय कर लेगी। लेकिन मैं जो बात है मैं वो कह रहा हूं, युवाओं को, सर युवाओं के रोजगार की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन हम मुद्दे पर आ जाते हैं, मुद्दे से हम भटकना नहीं चाहते, वो बहुत लंबा विषय हो जाएगा, हम विषयांतर हो रहे हैं, विषय पर आते हैं। विषय ये है कि कोई फैसला जब सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया, उसके बाद सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? उसमें सहयोग करना चाहिए ना। अगर आपके पास रात को 12 बजे तक लोग आते हैं तो आपको सपोर्ट, आप एक राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर एक समाज सुधारक भी हैं, आप समाज में एक अच्छी छवि भी रखते हैं, आपका फर्ज बनता है 10 लोगों को बिठा के उनके फॉर्म भरें। देखिए, लोकतंत्र वही है, मजबूत लोकतंत्र वही है जिसमें आप सत्ता की आलोचना कर सके, है कि नहीं? बिल्कुल। मैं एक स्वतंत्र हूं, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं जी, किसी धर्म विशेष का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं बैठा हूं लोकतंत्र में, जिनको चुन के लोकसभा में भेजा है, केंद्र में भेजा है, उनसे सवाल ही तो कर रहा हूं मैं जी। नहीं, आपका सवाल जायज है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, मेरे सवाल का जवाब
जब देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया, फिर सवाल क्यों? फिर तो समर्थन करना है ना। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कुछ नहीं है इस देश में। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तो कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, समय मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तो कहा है। और फैसले की बात सुप्रीम कोर्ट ने, हम चाहते हैं, भारत की जनता चाहती है और बिहार की खास की जनता चाहती है कि इस पे हम तमाम लोगों को समय मिले। ठीक है सर, आखिरी सवाल हम ये चाहते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से वोटर आईडी कार्ड में जो संशोधन हो रहा है या इसको कहें पुनरीक्षण हो रहा है, आपको क्या लगता है इससे किसी विशेष राजनीतिक या किसी दल को फायदा होगा, इसलिए हो रहा है? देखिए, विशेष राजनीति दल को किसको फायदा होगा क्या नहीं, ये मैं नहीं कहने बैठा हूं। मैं एक चीज निकलने के बाहर बैठा हूं कि आम जनता को, आम नागरिकों को इससे परेशानी हो रही है जी। जो हमारे बिहार के नागरिक हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो अनपढ़ हैं, शिक्षित नहीं है, उनको परेशानी हो रही है जी। और इस परेशानी के लिए अगर आप कर रहे हैं, जो चाहेगी सरकार वो करेगी। ठीक है, उनके पास पावर है, लेकिन उनके लिए मैं ये चाहता हूं कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको समय दिया जाए, तमाम बिहार की जनता को समय दिया जाए इस काम को करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद हसनुल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बिहार में वोटर आईडी कार्ड को लेकर पुनरीक्षण पर चर्चा करने के लिए। तो पूरी इस बहस का, पूरी इस चर्चा का लबोलुआब और निष्कर्ष यही निकलता है कि जनता की सहूलियत के हिसाब से भी कुछ काम करने जरूरी